तो मॉडर्न पोइट्री बच्चों हम पढ़ रहे हैं, फोकस करें, ध्यान से सुने और कुछ पॉइंट्स वगैरह आप साथ नोट कर लें, और जो बातें अभी थोड़ी बहुत उनकी समझ आपकी डेवलप हो रही है और कुछ में क्वेश्चन अगर आपके रेज होते हैं तो उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड ऑफ द क्लास जो है वो डिस्कस करते हैं, और जो कोई बात करना चाह रहा था किसी वजह से नहीं कर पाया तो वो भी एंड ऑफ द क्लास कर सकते हैं। तो मॉडर्न पोइट्री पे हमने कल एक डिवीजन बनाई थी, आज उसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी मैंने किया है, शायद आप कोई फील करेगा यहाँ पे। वो हमने मॉडर्न पोइट्री जो कि इसमें हर बार की तरह ये नहीं है कि लीडिंग जो है वो एक आध पोइट है और बाकी सब जो है, इसमें डिफरेंट मूवमेंट्स और डिफरेंट लीडर हमारे पास आ रहे हैं। और ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स एज है, जो पोइट्री है मॉडर्न पोइट्री थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें डाइवर्स थ्रेड्स आपको मिल रहे हैं और सेपरेट थ्रेड्स को हमने सेपरेटली थोड़ा थोड़ा हमने अंडरस्टैंड करना है। अब बाकी आप विक्टोरियन हो या रोमांटिक्स, उनके बारे में 12 आप स्टडी करते रहते हैं, नॉर्मली भी यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ाया जाता है। तो सो मॉडर्न जो एज है ना, ये समटाइम उतनी फोर्सफुली माइन्यूटली फोकस नहीं हो पाती है जितने रेनेसां आपके फोकस है, प्योरिटन फोकस है, विक्टोरियन इवन क्लासिकल एज पर जो बात होती रहती है। इसलिए वो बातें जब हमने रिपीट की थी तो आपको कंपैरेटिवली आसान भी लग रही थी या लगनी चाहिए थी, या जल्दी समझ आ सकते, क्योंकि रेपिटेशन हो रही थी ना बहुत सी बातें, डाटा ऑर्गेनाइज हो रहा। तो अब एक ऐसे डाटा पे हम पहुंच आते हैं मॉडर्न एज से ऑनवर्ड। ऑनवर्ड ये हमारा जो थर्ड मंथ है, ये कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है, सबके लिए नहीं, कुछ कुछ ने यकीनन इन चीजों को बड़ी ध्यान से पढ़ा हुआ है, कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी हो सकता है। तो और उसकी एक वजह इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी है। मॉडर्न एज जो है वो कॉम्प्लेक्स एज है। फिर पोस्ट मॉडर्न एज को हमने फर्क भी कल को करना है, हमने मॉडर्न से पोस्ट मॉडर्न की तरफ। सो इसलिए हमने ना इसको दो तीन हिस्सों में डिवाइड कर लिया। कल का जो हमारा लेक्चर था, जो लास्ट लेक्चर था, वो हमने उसमें इंट्रोडक्शन किया है मॉडर्न एज का, एक जितना हो सकता था, बाकी साथ साथ फिर हो ही रहा है। फिर पार्ट 1 में हमने रॉबर्ट ब्रिजेस, G.M. हॉपकिंस और A.E. हाउसमैन को वो डिस्कस किया है। आज हम जा रहे हैं उससे, उस जर्नी को, इस स्टडी को आगे बढ़ाएंगे और पार्ट 2 करेंगे, जॉर्जियन पोइट्स करेंगे और द इमेजिस्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने कोई मूवमेंट अभी नहीं टच किया, तो आज हमारे पास जॉर्जियन पोइट्स हैं और द इमेजिस्ट है। और फिर पार्ट 3 के अंदर हम ट्रेंच पॉइंट्स करेंगे, वो अलग एक कैटेगरी है। और फिर W.B. येट्स और T.S. एलियट को सेपरेटली देखेंगे। और फिर T.S. एलियट के बाद कुछ माइनर पोइट्स का तस्करा होगा। तो इस पे जाके कहीं ये मॉडर्न एज हमारी कंप्लीट होगी। मे बी आज भी ये सारी कंप्लीट ना हो पाए, लेकिन उससे भी पहले हम ये जो लास्ट हमने पढ़ा है, एक रिव्यू चलते चलते भी देख लेते हैं। तो मॉडर्न पोइट्री का हमने कहा था कि ओवरऑल जो चीफ रिप्रेजेंटेटिव है वो है T.S. एलियट, जो इसके नजरियात ख्यालात थी, क्योंकि एक क्रिटिक, पोइट क्रिटिक था। तो क्रिटिसिज्म के एतबार से भी इसके आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट एंड ट्रेडिशन, इंडिविजुअल टैलेंट आप अपने जमाने में आपने पढ़ा होगा यकीनन। और फिर इसकी जो पोइट्री है वो भी बहुत बहुत, वो अपने टाइम के एतबार से हम कह रहे हैं, क्योंकि उसने अपने टाइम की स्पिरिट को कैच किया और सीरियसली जो लैकिंग्स थी और उसको तनकीद का निशाना बनाया है। जो मॉडर्न एज है उसको तनकीद का निशाना बनाया। मॉडर्न एज की थिंकिंग क्या थी, ये हमने बिल्कुल एक बैकग्राउंड में पढ़ा था। तो वो हम एक माइंड, सोशल, कल्चरल जो सेटिंग है उसको देख रहे थे। आम आदमी जो है वो इंसान जो तरक्की करता हुआ कहाँ तक पहुंचाता है एवोल्यूशन के जरिए से, यानी उसकी जो डेवलपमेंट हुई थी और साइंस ने क्या असरार डाले, और फिर उसके ऊपर जो पोइटिकल रिएक्शन है, जो आर्ट की तरफ से रिएक्शन अब आएगा, लिटरेचर की तरफ से आएगा। स्पेशली इस वक्त हम पोइटिक जोनरा से देख रहे हैं, फिर हम ड्रामा और नॉवल उनको भी देखेंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं काफी काफी सारे राइटर्स को हमें देखना है इसमें। उसके बाद हमने न्यू एज, न्यू टेक्निक्स सामने आती हैं। जब नई एज स्टार्ट होती है तो जो राइटर है वो सोचते हैं कि नई एज की नई सेंसिबिलिटीज, नई अंडरस्टैंडिंग, जो नया माइंड हमने डेवलप किया, हिपोक्रिटिकल वो स्टेज से बाहर आ गए थे और अब एक न्यू ईरा स्टार्ट होता है। तो ये उनकी जहनी जो है ना वो सतह भी चेंज हो रही है। तो उसके साथ साथ आप देख रहे हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री में बड़े लेसन होते हैं। अगर आप गौर करें तो ये पूरी जो हिस्ट्री के हमने लेक्चर किए हैं, इनमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओवर लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ आइडिया होगा।
क्योंकि जितने भी थीरिस्ट होते हैं ना, बड़े बड़े थीरिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं, वो हमेशा तारीख को देखकर अपनी थीरीज बनाते हैं। तारीख से वो सीखते हैं और फिर वो पैटर्न जो है वो बताते हैं, हमें ये नया पैटर्न मिला। तो इसी तरह जो है ना, न्यू एज की न्यू माइंड जो था, न्यू स्पिरिट थी, उसको अगर पोइट्री में रखना था या उसे क्रिटिसाइज करना था, न्यू मैन को या मॉडर्न मैन को या मॉडर्न वर्ल्ड को, तो फिर पोइट्स ने ये भी सोचा कि हमें अपने प्रेडिसेसर से एक अलग एक्सप्रेशन भी अडॉप्ट करना है। ये भी क्रिएटिविटी की अलामत होती है। तो इन्होंने कहा कि हम विक्टोरियन से, रोमांटिक्स बिल्कुल उनके साथ है एज, उन्हीं का रिएक्शन अब आना था। जैसे विक्टोरियंस के अंदर या रोमांटिक्स के यहाँ जो रिएक्शन था वो क्लासिकल एज से आया था, तो उसके साथ हम लगातार उसे कंपेयर करते थे। तो इस एज और इसकी प्रीवियस एजेस का इसके ऊपर असर है। तो रोमांटिक और विक्टोरियन जो के साथ साथ चल रहे थे, तो इसलिए उन दोनों एजेस का जो असर है, वो उसका जो रिएक्शन आएगा वो इस एज के अंदर आपको नजर आएगा। तो न्यू टेक्निक्स भी आती हैं, इसलिए कुछ टर्म्स जो है ना वो आपने तो हमने हमने कहा था इनको थोड़ा थोड़ा इन पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। इनकी बेसिक्स हमने समझनी है। अभी तो एग्जाम को अटेम्प्ट करने जोगा आपको आना चाहिए, उतना भी काफी होगा। तो वो कुछ न्यू टेक्निक्स अब आपके सामने हैं भी, क्योंकि एक लेक्चर हो चुका है। तो सेल्फ डिस्कवरी का एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है कि किस तरह ये पोइट्री का कॉन्सेप्ट जो इनके यहाँ है कि वो अंदर की जो दुनिया है या सेल्फ को वो डिस्कवर किया, एक्सप्रेस किया या अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग को। लिहाजा रियलिज्म जो विक्टोरियन एज में स्टार्ट हुआ था, रियलिज्म, और डार्विनियनिज्म भी जो आप कह सकते हैं एक लिहाज से, नेचर की जो इन्वायरमेंटल जो फोर्सेस हैं उनका इंसान के ऊपर जो असर है, टोटल जो कंट्रोल है, कुछ नॉवेल्स में वो भी बात की गई है उसके ऊपर, जैसे हार्डी जो है वो बात करते हैं। तो रियलिज्म हो या डार्विनियन एवोल्यूशनरी जो कॉन्सेप्ट है, ये साइंटिफिक जो अंडरस्टैंडिंग है, फिर उसको रिप्रेजेंट करना है अपने वर्क के अंदर, तो उसका एक रिएक्शन भी हमें यहाँ पर नजर आता है। अच्छा, अब ये रियलिज्म के बजाय इंप्रेशनिज्म की बात करते हैं या सेल्फ एक्सप्रेशन या सेल्फ डिस्कवरी की बात करेंगे। इस तरह ये अलग हो जाएंगे रोमांटिक्स के साथ भी, जो नेचर की एक्सप्लोरेशन की या पैंथीज्म की बात करता है वर्ड्सवर्थ। तो इसके अंदर लिटरेरी मूवमेंट भी हमने कहा स्टार्ट हुई, जैसे इमेजिज्म है और सिंबलिज्म है, और स्पेशली ये दो मॉडर्न मूवमेंट्स हैं, और भी बहुत हैं मॉडर्न एज के अंदर। आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम हर जॉनरा में ना नई नई प्रैक्टिसेस आपको सामने आती चली जाएंगी। तो अभी तो सिर्फ हम पोइट्री की बात करें, तो आर्ट में इस तरह बेशुमार एक नई मूवमेंट्स आ चुकी थी, और ड्रामा के अंदर भी नई चीजें आ चुकी थी, उसके अलावा नॉवल के अंदर भी नई चीजें, और ओवरऑल जो सेपरेट लिटरेचर से हट के जो आर्ट होता है उसके अंदर भी बेशुमार किस्म के तजुर्बात हो रहे थे। तो एक जरूर एक वॉचवर्ड रहेगा, लिटरेचर हो चाहे वो आर्ट हो, इनमें एक मुश्तरका एक चीज रहेगी, वो था एक्सपेरिमेंटलिज्म। यानी ठीक है ना, तो तजुर्बातियत है ना, वो एक बड़ी जबरदस्त है, हर चीज में एक नए नए तजुर्बे हो रहे थे। तो खास तौर पर जो सिंबलिज्म की हमने बात की, जो फ्रांस से स्टार्ट हुआ गया, जो है ना बाद में इन्होंने अडॉप्ट किया, उसको एक्सप्रेस किया। इसी तरह इमेजिज्म की हमने बात की, और इन पे फर्दर बात होती रहेगी। तो आगे इस स्लाइड में हमने देखा था जो सिंबलिस्ट हैं, टी.एस. एलियट की जो वेस्ट लैंड है ना, खास तौर पर सिंबलिस्टिक एक पोएम है, और यहाँ पे जो सिंबलिज्म है वो फुली उसको यूज किया गया है। उसके बाद हम चलते हैं जी कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी का, तो हमने पढ़ा क्या इनमें क्या तीनों में फर्क है, और रॉबर्ट ब्रिजेस पर हमने बात की थी, जिसे लास्ट ग्रेट विक्टोरियन भी आप कह सकते हैं, और जिसने मेट्रिकल इनोवेशन भी की है। दो अरिस्टोक्रेटिक था, अरिस्टोक्रेटिक वो विक्टोरियन आउटलुक है, जो एलीट क्लास का एक नुकता नजर आता है, एलीट क्लास का शायर लगता है। और रॉबर्ट ब्रिजेस आल तो मॉडर्न है, लेकिन उसके बावजूद आप इसे देखते हैं कि ये पिछली एज से बिलोंग करते हैं। समटाइम ऐसे होते हैं, हम देखते हैं कि कोई ऐसा बड़ा ऑथर निकल आता है जो अपनी एज, हम अपनी एज के साथ होकर भी सब्जेक्ट मैटर के एतबार से ये देखा जाए तो रॉबर्ट ब्रिजेस जो है वो लास्ट एज से बिलोंग करते हैं। जैसे विलियम ब्लेक आपने देखा था, बिल्कुल वो न्यू क्लासिकल एज के आखिरी
दौर में जो है उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, लेकिन जो है ना फुली तौर पे हम उन्हें एसोसिएट करते हैं रोमांटिक्स के साथ। लेकिन रॉबर्ट ब्रिजेस मॉडर्न भी है, मॉडर्न इन द सेंस कि जो जो उसने एक्सप्रेशन के नए तरीके इजाद किए थे, चाहे वो हॉपकिन के साथ मिलके चलें किए, तो उसकी वजह से जो सब्जेक्ट मैटर को हैंडल करने का उनका तरीका है ना, पोइट्री करने का तरीका, वो मॉडर्न है। सब्जेक्ट मैटर जो वो लेते हैं, जहां तक उनके आइडियाज का ताल्लुक है, उसमें वो विक्टोरियन है, यानी स्पिरिट के एतबार से विक्टोरियन है, और फिजिकल कंस्ट्रक्शन के एतबार से, फॉर्म के एतबार से वो मॉडर्न। फॉर्म उनकी नहीं मिलती है विक्टोरियन के साथ। पोएट लॉरिएट भी रहे 1930 to 30। ब्रिजेस जो है रॉबर्ट सिमोर ब्रिजेस इनका पूरा नाम है, और डॉक्टर बाय ट्रेनिंग ही अचीव्ड लिटरेरी फेम ओनली लेट एज। तो डॉक्टर थे बेसिकली, बाद में आए कुछ ऐसे और भी हैं लोग जिनको हम जानते हैं कि वो डॉक्टर थे और बाद में वो बने आर्टिस्ट बनने, जैसे एंटन चेखव हैं। His poems reflect a deep Christian faith and he is the author of the many well-known hymns भी लिखी है, और बहुत डीपली रिलीजियस इंसान थे। तो पोस्टमस फेम जो है ना जे.एम. हॉपकिन को दिलवाने में ब्रिजेस का भी एक असर है। उसके बाद हमने कहा ये ट्रेडिशनल है, टेस्टमेंट ऑफ द ब्यूटी इनकी ग्रेटेस्ट पोएम है, और प्रोडोसिस्ट भी हमने बात की इनके हवाले से, किस तरह इंग्लिश म्यूजिक जो है या एक म्यूजिशियन की तरह यहाँ पे पोएट्री करते हैं। न्यू प्रोसोडी इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस करवाई है। प्रोसोडी मीन आर्ट एंड टेक्निक ऑफ रिदम इन द म्यूजिक इन द पोएट्री, यानी जितना भी आप जो मीटर रखेंगे, कहाँ स्ट्रेस करना है, कहाँ नहीं करना, कहाँ इंटोनेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, प्रोसोडी तो हमेशा ही पोएट्री के अंदर रहती है। पोएट्री की पहचान ही उसकी प्रोसोडी है बेसिकली। और वो, लेकिन इन्होंने न्यू प्रोसोडी इंट्रोड्यूस करा, यानी नई नए अंदाज से उसको सेट किया था, यानी इमोशनल रिदम, यू नो स्प्रैंग रिदम। असल में रिदम तो हमेशा से पोएट्री के अंदर होता है। इमोशनल जो रिदम है, डबल करंट जो है ना, एक सरफेस लेवल पे म्यूजिक होना और फिर उस म्यूजिक को इमोशनल के साथ कनेक्ट करना। इनकी डिफरेंट पोएम्स के बारे में भी हमने बात की। आइडियलिस्ट पोएट थे वो, किस तरह से कैसे हम कह सकते हैं, लेकिन ही हैज नो सिंपैथी फॉर द डाउटफुल, इनके हमने बात की। एलीट क्लास के थे। जे.एम. हॉपकिन हमारे सामने आते हैं, जो कि जिनकी डेथ पहले हो गई, विक्टोरियन एज में जिनकी डेथ हो गई थी। ये इनके लिए खास बात याद रखने वाली जरूर है, 1889 में इनकी डेथ होती है, लेकिन ये एक मॉडर्न है। रॉबर्ट ब्रिजेस जो इनको एडिट करके इनके काम को बाद में लेके आते हैं सामने। और क्लेम ये था कि हॉपकिन का काम इतना एक्सेंट्रिक था इन स्टाइल, क्योंकि स्टाइल में ही मॉडर्न है, बेसिकली तो विक्टोरियन है। उनका स्टाइल जो है ना वो विक्टोरियन से मैच ही नहीं करता था, लिहाजा उनकी जो डेथ हो गई, उनके क्लोज दोस्त थे और इनके पास सारा काम था रॉबर्ट ब्रिजेस के पास। तो ये बाद में जो है ना मंजर आम पे लेके आते हैं, जब राइट टाइम इनको इनके ख्याल में आता है। तो उसके अलावा हमने स्प्रंग रिदम की बात की, किस तरह टू करंट, सेंटर करंट और ओवर करंट, और किस तरह ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं, कि मीटर और म्यूजिक और इमोशन को कैसे साथ जोड़ा जाता है। और ये इमोशन और म्यूजिक, यानी रिदम और इमोशन का जोड़ना म्यूजिक में होता है आमतौर। क्योंकि जो हम सॉन्ग सुनते हैं ना, उसमें हम इमोशनली, हमें जो सॉन्ग पसंद आता है, आपको अच्छी तरह पता है, आम आदमी जैसे हम तो बिल्कुल ही म्यूजिक के लेकर के आम आदमी है, तो हमारी जो चॉइस ऑफ म्यूजिक होती है ना, वो स्प्रंग रिदम पे ही होती है देखा जाए। यानी इमोशनल, जहां से वो हमें इमोशनली टच करेगा हमारे दिल को। हम कभी नहीं देखते कि वो उसमें वर्ड्स कितने खूबसूरत हैं या उसको कितने बड़े मौसीकार ने मौसीकी दी है। जो कुछ मर्जी हो जाए, अगर हमने अगर उसका म्यूजिक हमें टच कर गया तो फिर उसकी वैल्यू है, यानी हम वैल्यू करते हैं उसके स्प्रंग रिदम पे कर रहे हैं, यानी जो इमोशनल और म्यूजिक का रिदम का जहां मिक्स हो जाना है। तो ये चीज पहले भी चलती आ रही थी, ठीक है, सिर्फ ये एक नहीं जिसके अंदर। तो गॉड इन एवरी ऑब्जेक्ट की हमने बात की, किस तरह
इनका कॉन्सेंसुअस और ब्यूटी को एडमायर करते हैं हॉपकिंस, लेकिन इनका जो है वो उसे हम कीट्सियन अंडरस्टैंडिंग नहीं कहेंगे। कीट्स का जो था ना वो बिल्कुल एक सेकुलरली वो चीजों को देखता था, वो एक ग्रीक आई से देखता था। उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्यूटी जो थी ना वो और तरह की है, जबकि इनकी जो है ना वो है कि ही परसीव्स गॉड इन एवरी ऑब्जेक्ट। और दिस peculiarity are the immanent quality in which thing which is the manifestation of the beauty was called as inscape। इसको हम inscape कहेंगे। जो टर्म इसने बेसिकली डॉन स्कॉटस से ली है, जो कि एक रिलीजियस थिंकर थे, ठीक है, और के हर चीज के अंदर खुदा है, यानी उस नजरिए से चीजों को परसीव करने को इंस्केप कहते हैं। So thus to him not only the trees, grass, flowers, but each human spirit had its personal inscape, mystic creative force that shapes the mind। जो अंदर हर चीज के अंदर एक स्पिरिट है, जो फोर्स है, जैसे हमने कहा कि खुदा है हर चीज के अंदर। इसकी ग्रेटेस्ट पोएम जो है द रैक ऑफ द टू स्टैंड है, गॉड्स वेज। इसको इससे हमें याद आता है मिल्टन, इसे हमें याद किया। तो ये दो इसने कॉन्सेप्ट किए थे, इनस्केप का भी और स्ट्रांगलियर। उसके बाद हमने ए हाउसमैन को देखा है। श्रॉपशायर लैड था, ये खुद भी समझे श्रॉपशायर लैड ही है। ए हाउसमैन श्रॉपशायर का रहने वाला था, तो श्रॉपशायर लैड उसके ब्यूटीफुल वर्क जो उसने क्रिएट किया है उसी के हवाले से आप इसे याद रख सकते हैं। वेजेक्स ऑफ हार्डी के साथ इसको हमने कंपेयर किया और डिस्कस विद मॉडर्न वर्ल्ड। हमने कहा हाउसमैन जो है वो भी अपने टाइम की जो एक ब्लीक डिस्मल पिक्चर है उसको लाइक नहीं करती मॉडर्न टाइम की, और उसने भी क्रिटिसाइज किया है किस तरह मटेरियलिज्म ने, साइंटिफिक डेवलपमेंट ने, जिसको हम डेवलपमेंट कह रहे हैं, उसकी नजर में उसने जो नेचुरल ब्यूटी थी विलेजेस की उसको डिस्टर्ब कर दिया है। तो अब हम चलते हैं जी पार्ट 2 की तरफ, द जॉर्जियन पोएट्स एंड द इमेजिस्ट। ये आज हमारा टॉपिक है। तो ये टॉपिक बस हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम स्टार्ट लेने से पहले एक ब्रेक लेनी पड़ेगी क्योंकि टाइम जो है आउट। तो हमारा जो आज का बेसिकली टॉपिक है वो है द जॉर्जियन पोएट्स एंड द इमेजिस्ट। आज हमने इनको समझना है। तो सब्जेक्ट मैटर क्या है? बिसाइड ब्रिजेस एंड द हाउसमैन who did not belong to any group, there was in the first quarter of the 20th century a group of poets called the George group। ठीक है, ये जॉर्ज का ग्रुप है। These poets flourished in the reign of the George XII, 1911 से लेकर 1936 तक जॉर्ज द फिफ्थ की हुकूमत थी। किंग जॉर्ज का जो कि ये टाइम था, तो किंग जॉर्ज के टाइम में एसोसिएट करते हुए इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया था। असल में इन्होंने जब अपनी पोइट्री पब्लिश करवाई थी ना, वो इसी नाम से असल में करवाई थी। एक ग्रुप इन्होंने फॉर्म किया। अभी तक हमने अनग्रुप्ड मेंबर्स को पढ़ा सो फार, ब्रिजेस हो या हाउसमैन हो या हॉपकिन हो। जाहिर हॉपकिन तो पहले से उसकी डेथ हो गई थी, तो ब्रिजेस उसको सामने लेके आ रहा था। तो हाउसमैन, इन तीनों को ये अनग्रुप्ड थे। अब जो है वो हमारे सामने आते जॉर्ज ग्रुप आता है, और जॉर्ज ग्रुप जॉर्ज द फिफ्थ के साथ एसोसिएटेड है, उसके नाम के साथ एसोसिएट करते हैं। उसने नहीं बनाया था, किंग ने नहीं बनाया था इनको ऐसा। सो इन रिएक्शन टू विक्टोरियनिज्म देयर वर्स, अब इन इस ग्रुप में भी वो एक आपको रिएक्शन नजर आएगा विक्टोरियन के अगेंस्ट। देयर वर्स शुड अवॉइड ऑल फॉर्मली रिलीजियस फिलोसफिकल और इम्प्रूविंग थीम्स। तो इन्होंने बिल्कुल रिएक्ट किया अपने थीम के एतबार से भी, अपनी फॉर्म के एतबार से भी, जो जॉर्जियन ग्रुप है, तो विक्टोरियन जो पोइट्री है उसको इन्होंने। जॉर्जियन पोइट्स वर नॉट एग्रेसिवली इंपीरियलिस्ट, पैंथिस्टिक रादर देन एथिस्टिक। ठीक है, तो ऑल दो रिलीजियस थीम्स को वो कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे फॉलो, जिस तरह के विक्टोरियन में वो एक ब्राउनिंग में आपको ये टेनिसन के अंदर मिलेगी जो चीजें, तो इन्होंने अवॉइड किया है ना सिर्फ फॉर्म ऑफ विक्टोरियंस बल्कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ विक्टोरियंस। इसलिए हमने हेडिंग बनाया द सब्जेक्ट मैटर। तो यहाँ पहली बार जो है ना सब्जेक्ट मैटर बिल्कुल खुलेआम जो है ना वो अलग होता है इनके साथ, जो जॉर्जियन ग्रुप है।
लेकिन दे आर पैंथीस्टिक रादर देन एथीस्ट। ये वो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ की बात आपको याद आती होगी, पैंथीज्म, थीज्म और एथीज्म। समझते हैं इस बात को कि मुझे बात करनी पड़ेगी? डू यू अंडरस्टैंड दिस? नो सर, समझा दें। हाँ जी, कोई ऐड करना चाहे? सो देवर पैंथीस्टिक। पैंथीस्टिक कॉन्सेप्ट जो है वो वर्ड्सवर्थ की तरह का है। थीज्म कहते हैं यानी खुदा की इबादत करना, थीस्टिक जो रिलीजन होते हैं। तो गॉड है वो थीज्म हो गया। एथीज्म का मतलब होता है कि कोई खुदा है ही नहीं, एथीस्ट उसको कहते हैं, जो कहता है कोई खुदा नहीं। ये वैसी चीजें चल रही हैं क्योंकि खुदा का जो एविडेंस है ना वो मांगता है, वो कहता है खुदा का मुझे प्रूफ दे, एविडेंस है। तो साइंटिफिक जो थिंकिंग है ना उसकी तरफ चले जाते हैं वो। और पैंथीस्टिक में भी होता है, ये होता है कि हर चीज में खुदा है। एक तो खुदा बिल्कुल आप सेपरेट कर देते हैं और दुनिया सेपरेट हो जाती है। यानी ये जो दुनिया है, दिस इज द क्रिएशन ऑफ द गॉड, नॉट गॉड। ठीक है, वो थीज्म है, यानी गॉड है, उसने दुनिया बनाई है, आप दुनिया में रहते हैं। ओके। एथीज्म क्या है कि कोई खुदा नहीं है, बस ये दुनिया है और इसको किसी ने नहीं बनाया और आप इस दुनिया में रहते हैं। और पैंथीज्म क्या है कि खुदा और इस कायनात में कोई फर्क नहीं है। ही इज यूनिवर्स इज एक्चुअली द गॉड और गॉड इज द यूनिवर्स। और ये यूनिवर्स के अंदर ही खुदा है, हर चीज के अंदर, यानी वो सेपरेट नहीं है। ठीक है, ये नजरिया काफी डिबेट होती है इसके ऊपर कि खुदा बिल्कुल सेपरेट है, उसने दुनिया बना दी, या वो दुनिया के अंदर मौजूद है हर वक्त। सो एज ए सिंपल एज चाइल्ड्स रीडिंग बुक। बिल्कुल इनका जो सब्जेक्ट है ना, अब जो जॉर्जियन जो है, जॉर्जियन का नजरिया आपने समझा, पैंथीस्टिक है, जहां पे ये वर्ड्सवर्थ के करीब है, जैसे वर्ड्सवर्थ देख रहे हैं, वो पैंथीस्टिक नजरिया है। और जो है ना ये इनका भी नजरिया यहाँ पे वर्ड्सवर्थ के करीब। और दूसरा सिंपल इनका आउटलुक है, जैसे चाइल्ड्स रीडिंग ऑफ बुक हो जाए। देयर सब्जेक्ट्स वर टू नेचर। तो इस वजह से इनका सब्जेक्ट मैटर देखें पोइट्री का क्या होगा जॉर्जियंस। अब ये रिएक्ट भी कर रहे हैं पिछले एज के साथ। नेचर, लव होगा, लेयर, ओल्ड एज, चाइल्डहुड, एनिमल, स्लीप, अनइमोशनल सब्जेक्ट। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह के टॉपिक होंगे, सब्जेक्ट मैटर जो है। फर्दर खैर अंडरस्टैंड आप करते हैं, ये तो पहली स्लाइड। सो 5 वॉल्यूम्स ऑफ द जॉर्जियन पोएट्री आते हैं। Though the quantity of the work produced by the Georgian poets is great, the quality is not of the high order. Critics कहते हैं, यार मैं तो नहीं कह सकता, क्रिटिक्स ने कहा कि इनकी जो क्वालिटी है ना वो इतनी कोई ज्यादा नहीं थी। हाल तो उन्होंने क्वांटिटी बहुत लिखी, इन्होंने ये है काफी सारे, उन्होंने लिखा भी बहुत कुछ, लेकिन ये क्रिटिक्स के यहाँ कि इनकी क्वालिटी मजा नहीं आया। क्रिटिक्स जैसे आपको पता है बड़े हार्ड टू प्लीज होते हैं, क्रिटिक्स आसान नहीं होता उनको कुछ। वो कहते हैं जो W.B. Yeats में बात है ना, जो T.S. Eliot में बात है ना, वो जॉर्जियंस में हमें नजर नहीं आती, इतना दम नहीं। The poets generally attributed its group are roughly those whose work was published in the 5 volumes of the Georgian poetry. तो dated respectively आप देख सकते हैं 1911 से 12, फिर 13 से 15, 16 से 17, 18 से 19 और 20 से 22। तो 11 से लेकर 22 तक इन सालों में 5 वॉल्यूम आते हैं, एक पोएट्री के कलेक्टेड वॉल्यूम पब्लिश होते हैं, जिनमें ये सारे मिलके अपने काम पब्लिश करवाते हैं और जॉर्जियन पोएट्री के नाम से आते हैं। जॉर्जियन पोएट्री वॉल्यूम 1, जॉर्जियन पोएट्री वॉल्यूम 2, इस तरह का। तो इस वजह से ना तो इनको जॉर्जियन पोएट्स भी कहते हैं इस एसोसिएशन के साथ। अब ये फेमस है, अब नाम इनका खुद रखा है मेरे लिए, अपने आप को एसोसिएट किया अपने टाइम के रूलर के साथ, जिस तरह के लोग करते हैं बड़े नामों के साथ अपने आप को एसोसिएट करते। द इम्पोर्टेंट पोएट्स हु कंट्रीब्यूटेड दिस वॉल्यूम्स वर, अब इसमें जो जो लिख रहे हैं उनमें कुछ के नाम: गॉर्डन बॉटमली, रॉबर्ट ब्रुक, J.K. चेस्टरटन, W.H. डेविस। W.H. डेविस आपको याद आता होगा, आपने पढ़ी है। वाल्टर डेलामेयर को हमने बीए में मेरे ख्याल में पढ़ा था, आप में से जिन्होंने बीए किया उनको याद होगी। वाल्टर डेलामेयर की पोएम है टार्टरी, एक इमेजिनरी लैंड की वो बात करता है बड़ी जबरदस्त। और डेविस की तो
किसने ना पढ़ी हो, लेयर किसने ना पढ़ी हो शायद। जॉन मैसफील्ड, जे के फ्लैकर, डब्ल्यू डब्ल्यू गिब्सन, डी एच लॉरेंस। डी एच लॉरेंस बहुत फेमस है अपने नॉवल लिखने के एतबार से, इज द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट। सन्स एंड लवर आपने पढ़ा होगा ये। और लेकिन यहाँ पे एज ए पोएट अभी हम देख रहे हैं, इन्होंने भी, ये भी जॉर्जियन ग्रुप के पोएट हैं। जॉन ड्रिक वाटर और स्टर्ज मूर और लॉरेंस बेनियन, सेगफ्राइड सैसून and Wilfred Oman. So among these, the poets whose work has some lasting value are Walter de la Mare, W.H. Davies, Lawrence Bennion and John Mansfield. तो यानी इन सारे के सारे जो पोएट है, इन्होंने, इन पे एतराज मैंने पहले क्रिटिक्स का बताया कि हाई ऑर्डर की पोएट्री नहीं की है, हाल तो 5 वॉल्यूम जरूर लिखी है। वाल्टर डे ला मेयर को देख लेते हैं पहले। 1873 से 1957 वाल्टर डे ला मेयर, he was an English poet, short story writer and novelist. शॉर्ट स्टोरी भी लिखी, शॉर्ट फिक्शन भी सामने आ चुका था, एक नया जॉनरा भी, नॉवेल भी लिखे, लेकिन एज ए इंग्लिश पोएट जो है ये जॉर्जियन ग्रुप में आते हैं। ही इज प्रोबेबली द बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज वर्क्स फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इन्होंने जो काम लिखा है उसके लिए बहुत फेमस है। फॉर हिज पोएम द लिसनर्स and for a highly acclaimed selection of the subtle psychological horror stories, amongst them Saturn's Aunt and All Hallows। तो ये इनकी खैर हॉरर स्टोरीज हैं इन्होंने लिखी, वो एक अलग चीज है, चलें वैसे जानने के लिए हमने पढ़ी। यहाँ लिसनर्स इंपॉर्टेंट है as far as poetry is concerned. In 1921 his novel जो है Memoirs of the Midget won the James Tate Black Memorial Prize for Fiction, and his post-war collected stories for children won 1947 Carnegie Medal for British children's books। तो आप इनको देख रहे हैं कि इन्होंने स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज लिखी हैं, इसके अलावा बच्चों के लिए कहानियां लिखी हैं, बच्चों की कहानियां लिखने पर भी इन्हें अवार्ड मिला है, और इन्होंने पोइट्री भी की है बच्चों के लिए। तो चिल्ड्रंस लिटरेचर जो इन्होंने ज्यादा प्रोड्यूस किया है वाल्टर डे ला मेयर ने। रियलिटी एंड द फैंटेसी, वेकिंग एंड द ड्रीमिंग इनके काम में मिलती है। वाल्टर डे ला मेयर राइट्स इन सिंपल प्योर लिरिकल स्टाइल लिरिकल है, सिंपल वर्ड्स हैं, और एक इमेजिनरी दुनिया की बात करते हैं। टार्टरी मैंने आपको एक पॉइंट बताई, शायद मैंने पढ़ी हुई है बीए में, भी मुझे अचानक से याद है, शायद मैंने इसमें लिखा नहीं है उसका नाम, वैसे चले आप सुन रहे हैं आपको याद रहेगा। सो अबाउट ब्यूटीफुल साइट्स, लिरिकल स्टाइल होता है अबाउट ब्यूटीफुल साइट्स एंड साउंड्स ऑफ द कंट्री, about children, old people, but there is always in his poetry a strange enchantment produced by the apprehension of the another world existing side by with the everyday world। मुझे वो सारी टार्टरी याद आती है। तो एक और दुनिया जो इस दुनिया के साथ है वो प्लेटोनिक आइडिया, ठीक है, एक इनविजिबल वर्ल्ड की ये बात करते हैं, और पूरी इमेजिनेशन के साथ उस ब्यूटीफुल रिदम के साथ वो एक हेवनली वर्ल्ड है, ठीक है, उसको उसकी ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन होती है, तो बच्चों के लिए बड़ी अट्रैक्टिव होती है इमेजिनेशन के साथ। His poetry has the atmosphere of dreamland, ठीक है, बिल्कुल ऐसा लगता है हम ख्वाबों की दुनिया में चले गए। And he himself says in his introduction to behold this dreamer, behold this dreamer, तो आप खुद ही अपने बारे में इस तरह कहते हैं, behold this dreamer। He has the difficulty of the bridging the gulf between waking and the dreaming and between reality and the fantasy। तो ये बिल्कुल आपको फैंटेसी की दुनिया में ले जाते हैं, रियलिटी से फैंटेसी की दुनिया में ब्रिज करते हैं, वेकिंग और ड्रीमिंग। तो बच्चों का लिटरेचर प्रोड्यूस किया है, इनविजिबल वर्ल्ड, प्लेटोनिक वर्ल्ड की ये बात करते हैं, और एक हेवनली एक वर्ल्ड और इमेजिनेशन और म्यूजिक जो है इनकी क्वालिटी है तो बच्चों को लिटरेचर। इतने से बात आपने याद रखी। लिसनर इनका बेस्ट वर्क है। टार्टरी एक पॉइंट जो कि सिलेबस में है ना, यूनिवर्सिटीज के मेंशन न कर दे गए। विलियम हेनरी डेविस, W.H. डेविस है हमारे पास, दूसरे हैं, was born in 3 जुलाई 1871 and 26 सितंबर 1940 तक ये आते हैं, ये विलियम हेनरी डेविस इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। He was a Welsh poet, ठीक है, and writer who spent much of his life as a tramp and hobo in the United Kingdom and the United States। ये घूमने फिरने वाले एक ट्रैम्प किस्म के शायर थे, कोई अपना ठिकाना नहीं रखते थे, बस इन्होंने ना
एक्सप्लोर किया है, और जहां दिल किया वहीं रह लिए, बस दुनिया को देखते थे, एंजॉय करते थे, और इवन यूनाइटेड स्टेट्स भी फिरते रहे। Yet became one of the most popular poets of his time. उसके बावजूद ये एक दरवेश सिर्फ घूमने फिरने वाले एक ट्रैम्प टाइप जो है ना, खाना बदोश किस्म के पोइट आप कह लें विलियम हेनरी डेविस। और इनकी मुझे पोइम वो याद आती है, लेयर, और जिसमें वो कहते हैं देयर इज नो टाइम टू सिट एंड स्टे वाली वो बात है कि आज कैसे लोग हैं, बिजी हैं कामों शामों में, इनको कोई किसी को टाइम ही नहीं है अगर आराम से बैठे और देखे चीजों को और मजा ले जिंदगी का। He is usually classed as a Georgian poet, though much of his work is not typical of the European style, I think. कुछ जगहों पे ये जॉर्जियन की बेसिक चीजों को वायलेट भी करते हैं, लेकिन however उन्हीं के भाई हैं ये। नेचुरल सिंगर हैं विलियम हेनरी डेविस, जो is one of the natural singers in the English language. Being immensely interested in the nature, the experiences which he describes about nature, natural objects and scenes are authentic. His lyrics reminds us of the melodies of the Herrick and the Blake. हमें ब्लेक की जो मेलोडीज हैं, हैरिक की जो मेलोडीज हैं पुराने टाइम में जब ये पोएट करे थे, वो हमें याद आ जाती हैं। तो इनमें जो म्यूजिकल क्वालिटी है, नेचर को एडमायर करना है इनका, और जो आज की एक बिजी लाइफ है उसके ये खिलाफ लिखते हैं प्रेजेंट टाइम के। फेमस पोएम्स अगर इनकी आप देखते हैं तो वो है द फ्लीटिंग पैशन, अ ग्रेट टाइम, A Greeting, A Plain Life, April's Charms and Lear. इनके नामों से आपको आइडिया हो चुका होता है कि ये बड़े सिंपल सादा जिंदगी पर जोर देते हैं, और मौजूदा जो मटेरियलिस्टिक एक दुनिया है उससे बिल्कुल अलग दुनिया होना नहीं कि अपनी जिंदगी बल्कि देखिए ट्रैम्प लाइक एक लाइफ है, तो कोई पैसे कमाने पर इसका ध्यान नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई चीज नहीं, कोई पैशन नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं किसी किस्म की, किसी चीज के पीछे नहीं भाग रहे, और दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं और वाकई एक मेहमान की तरह रह रहे हैं वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद हमारे पास है लॉरेंस बेनियन। ये जॉन बनियन नहीं है, ये बिनियन है। लॉरेंस बेनियन आपको याद आएंगे, बनियन भी। He was a scholar and a poet who translated Dante into English. इन्होंने भी ट्रांसलेशन किया, और डांटे को जो है वो वर्क को जो है वो ऐसा कुछ बड़े बड़े शायर जो हमेशा पुराने शायरों को ट्रांसलेट करते हैं, तो इन्होंने सोचा कि मैं डांटे को करता हूँ। वर्जल को भी लोगों ने किया है, होमर को भी किया है, तो लॉरेंस बेनियन ने मॉडर्न एज में भी ट्रांसलेशन की। Had a sense of just word and its sounds. Generally, he wrote about the classical themes. The most notable of such poems is Attila. उनकी poem है remarkable, Attila, a dramatic poem which is a well-constructed play. Attila जो है एक ड्रामेटिक किस्म की पोएम है, एक प्ले लाइक है, उसके अंदर डायलॉग, थीम्स, ये सारी चीजें साथ करते हैं, लेकिन है ये पोइट्री है, ड्रामेटिक पोइट्री। जैसे ड्रामेटिक पोइट्री आपको याद होगा किसने की सबसे ज्यादा फेमस, एक विक्टोरियन ऑथर थे, ब्राउनिंग। हाँ जी, ब्राउनिंग का नाम बड़ा फेमस है ड्रामेटिक पोइट्री। इनका भी थोड़ा सा टच जो है ना ब्राउनिंग के करीब है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टर्ड हिम टू परफॉर्म फीलिंग्स एंड ही रोट सम वेरी मूविंग पोएम। तो वर्ल्ड वार के जो असरात आते हैं काफी डिस्टर्ब होते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार से, और फिर काफी उन्होंने जज्बाती किस्म की नज़्में लिखी। द सेकंड वर्ल्ड वार हैड अ ग्रेट सैडनिंग इफेक्ट ऑन हिम, एंड इन हिज लास्ट इयर्स ही रोट पोएम्स इन व्हिच ही कंट्रास्टेड ओल्ड प्लेयर्स एंड ड्रीम्स विद द हॉरिबल वॉर ऑप्रेस्ड प्रेजेंट। तो वही ना प्रेजेंट एज में जब वार सामने आती है तो इस तरह के पोएट्स जो है वो बड़े नाराज होते हैं। फिर ये जो मॉडर्न मैन ने जो डेवलपमेंट की है, जो साइंस की डेवलपमेंट्स इन उनसे वो बड़े डिस्टर्ब। They were posthumously published in 1944 under the title The Burning of the Leaves and Other Poems. इनके भी मरने के बाद 1943 में इनकी डेथ हो जाती है, 44 में इनका काम पब्लिश होता है। पोस्ट्यूमस वर्क याद होगा, हमने कहा था इसको कहेंगे जो किसी ऑथर की डेथ के बाद होता है काम, पोस्ट्यूमसली वर्क जो है। The Burning of the Leaves and Other Poems. Though these poems were written under the shadow of the war and they deal with the transient nature of the things and their tendency to decay, yet they express the hope like Browning's poetry that nothing that is past is ultimately gone. कि फ्यूचर अभी है, कुछ उम्मीद इन्होंने फिर भी दिखाई है ताकि वॉर डिप्रेसिंग किस्म की पोएम है। द बर्निंग ऑफ द लीव्स, आप अंदाजा लगा सकते हैं, वॉर को रिप्रेजेंट करके आग लगी हुई है और लीव्स भी चल रही है, यानी नेचर जल रही है।
चीजें डिस्ट्रॉय हो रही हैं, डिस्टर्ब हो रही हैं, ब्यूटी खत्म हो रही है, कई मीनिंग हम इससे ले सकते हैं। तो ये है लॉरेंस मेनियन। उसके बाद हमने कहा था जो रिमार्केबल है उनका जिक्र करेंगे, तो उनमें हमने कहा था जो जॉन मेसफील्ड भी। जॉन मेसफील्ड, ही हैज बीन पोएट लॉरिएट सिंस 1930 में, ये भी पोएट लॉरिएट भी बने। has been composing poems for the last 40 years, but he has not attained real greatness as a poet. As a young man, he was a sailor. इनकी जो इडियोसिंक्रेसी है, जो अलग होना है, वो पहचानते हैं, वो ये है कि ये सेलर भी थे यंग एज के अंदर। एंड सो मोस्ट ऑफ हिज अर्ली पोएट्री डील्स विद द लाइफ एट सी। तो सेलर आपको पता है शिप्स के साथ सी के ऊपर जर्नी करते हैं, उनको सेलर कहते हैं। तो इनकी पोइट्री जो है ना उसी सब्जेक्ट मैटर को ज्यादा डील करती है। द वेरियस एडवेंचर्स दैट वन मीट्स देयर, तो एडवेंचर्स ऑन द सी, सी लाइफ जो है उसका इनका तजुर्बा था एज ए सेलर। द पोएम्स व्हिच गिव एक्सप्रेशन टू दिस एक्सपीरियंस आर कंटेन्ड इन द वॉल्यूम्स सॉल्ट वाटर बैलेड्स एंड बैलेड्स। तो इनके जैसे कि नाम से पहले तो सॉल्ट वाटर बैलेड, सॉल्ट वाटर सी के वाटर को कहते हैं, जो ओशन और सी है उनको कहते हैं सॉल्ट वाटर, वो नमकीन होता है पानी। तो सॉल्ट वाटर बैलेड्स और द बैलेड्स जो उन्होंने कंपोज किए अबाउट सी लाइफ, सी जर्नी और सी एक्सपीरियंसेस जो इनके थे, जो एडवेंचर्स उन्होंने वहां फेस किए जॉन मेसफील्ड ने, तो वो एडवेंचर्स को इन्होंने अपनी पोइट्री में रखा। जैसे हार्ट ऑफ डार्कनेस, अब आपको याद आ रहा होगा, किसने लिखा है हार्ट ऑफ डार्कनेस नॉवेल जो है? जोसेफ कॉनरेड। हाँ जी, जोसेफ कॉनरेड को आप याद आ रहा होगा, उसने भी, वो भी एक सेलर की लाइफ उन्होंने भी गुजारी है, और वो अपने जो सेलिंग के दौरान उनके जो एडवेंचर्स थे, जो कॉन्गो में उनके जो एक्सपीरियंसेस थे, उन्होंने बाद में कॉन्गो डायरी को नॉवल में कन्वर्ट कर दिया था। बिल्कुल इसी तरह इन्होंने भी अपनी डायरी को, अपने जो एक्सपीरियंसेस थे, इनमें उनमें फर्क ये होगा कि उन्होंने नॉवल लिखा और वो नॉवल जरा कॉलोनियलिज्म को भी एक्सपोज कर रहा था और साथ एक्सपोज कर रहा था पावर्स को, वो अलग सब्जेक्ट है। इन्होंने खैर बैलेड्स लिखी हैं और वो अपने एडवेंचर्स जो हैं उसको पोएट्री के फॉर्म में लिखा है। 1909 ही प्रोड्यूस हिज बेस्ट पोएटिक ट्रेजेडी। इन्होंने एक पोएटिक ट्रेजेडी प्रोड्यूस की थी, द ट्रेजेडी ऑफ नन। तो ट्रेजेडी ऑफ नन है ये। आफ्टर दैट ही गेव अप राइटिंग ऑन इमेजिनेटिव थीम्स एंड प्रोड्यूस पोएम्स डीलिंग विद द ग्रेवर एस्पेक्ट ऑफ द मॉडर्न लाइफ इन रियलिस्टिक मैनर। तो इनकी कुछ रियलिस्टिक बैनर पे भी इनकी पोइट्री है, कुछ तो वो ड्रीम वर्ल्ड बैलेड्स हैं ना, जैसे स्टोरीज हैं जो गाई जाती हैं। द एवरलास्टिंग मर्सी, द विडो इन द बाय स्ट्रीट डॉपर, द डैफोडिल फील्ड्स। तो इनकी डैफोडिल से डैफोडिल पोएम वर्ड्सवर्थ वाली भी आपके ज़हन में आ सकती है, द डैफोडिल फील्ड्स। तो ये इनकी कुछ सीरियस पोइट्री है, रियलिस्टिक मैनर में मॉडर्न टाइम को इन्होंने यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है ड्रीम वर्ल्ड से निकल के। सो ऑल दीज पोएम्स नरेट अ स्टनिंग स्टोरी विद एन एक्सीलेंट मॉरल। इनकी सारी पोएट्री में एक खास बात जरूर है कि वो एक नैरेटिव इन्होंने किया है, बैलेड टाइप पोएट्री की है। बैलेड भी शॉर्ट नैरेटिव पोएम होती है, जैसे लंबी नैरेटिव हो जाएगी तो फिर एपिक हो जाएगी। तो इनकी सारी स्टोरी, सब में स्टोरी एलिमेंट जरूर मिलेगा, और उसकी वजह इनका अपना जर्नी करना सी के ऊपर, जो सी में जर्नी के दौरान इनके जो एक्सपीरियंसेस थे, तो इसलिए इन्होंने नैरेटिव पोएम्स तख्लीक की। इस बैकग्राउंड में इसको समझेंगे तो ये आपको याद रहेगी। जॉन मेसफील्ड। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये जॉर्जियन पोएट्स। जॉर्जियन में हमने बस इतना ही कहा, तज़किरा किया है, शायद एक आध का हम बाद में देख लेते हैं। द इमेजिस्ट, द फर्स्ट रिवोल्ट अगेंस्ट द विक्टोरियन रोमांटिक poetic tradition came from the group of poet called the imagists. तो इमेजिस्ट में भी हमें एक रिवोल्ट नजर आता है। जॉर्जियंस पोएट्री में भी उन्होंने सब्जेक्ट मैटर आपने देखा अलग चुना था, और अलग जो है वो तरीके से अपनी बात करने की कोशिश की है। विक्टोरियन की तरह कोई डायडेक्टिक पोएट्री उनकी नहीं थी। जो उसका क्या टेस्ट था वो अब आपके सामने ही है, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ पोइट्स के नाम भी। तो फर्स्ट रिवोल्ट अगेंस्ट विक्टोरियन पोएट्री, पोएटिक ट्रेडिशन में जो हमारे सामने आता है, विक्टोरियन पोएटिक जो ट्रेडिशन है, वो हमें इमेजिस्ट की तरफ से भी मिलता है। एक दूसरा ग्रुप है। देयर एक्टिविटीज एक्सटेंडेड फॉर अबाउट 10 years, 1912 से 1922 के दरमियान ही इनकी भी एक्टिविटीज हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिमिलर टाइम स्पैन जॉर्जियंस के साथ।
वो भी 1912 में उनका आखिरी वॉल्यूम बता, 22 में, 1922 में आता है कलेक्टेड जो वॉल्यूम है। वैसे तो उनके इंडिविजुअल पोएट वो पोएट्री करते रहे हैं, 1940 तक चलती है वैसे तो, मॉडर्न पोएट्स हैं जा रहे वो। They realized the poetry of the Georgians did not introduce any new vitality in English poetry. और इनमें इन्होंने ये भी सोचा कि जो जॉर्जियंस है ना वो कुछ नया नहीं लेके आ, कि कोई न्यू वाइटैलिटी नहीं, कोई करंट नहीं, कोई नई बात नहीं, तो जॉर्जियन से मायूस थे ये समझ लें ये लोग, और इसलिए सोचा कि कुछ अलग भी होना चाहिए। सो ईच ऑफ द जॉर्जियन पोएट्स वाज कंटेंट to delimit or modify the poetic inheritance of the 19th century rather than abandon it in favor of a radically different approach. तो क्रिटिक्स का क्या था कि ये सोचते थे कि जॉर्जियन पोइट्स ने इन्होंने एक्सटेंड किया है ट्रेडिशन को, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया है। वो जो रोमांटिक और विक्टोरियन टच आपको नजर आ रहा था पिछले पोइट्स के अंदर, यही एतराज था। सो नीदर मेसफील्ड, whose poetry is realistic in subject and vocabulary, nor de la Mare, Walter de la Mare की हम बात हो रही, who is the last of the true romantic poets of England, pointed to the new paths in English poetry. तो इमेजिस्ट के यहाँ क्या था कि ये जो वाल्टर डे ला मेयर की पोइट्री है, जब मैं इस फील्ड की है, जब भी आपने सारी पोइट्री देखी, किसी न किसी तरह ये एक्सटेंशन है, वो विक्टोरियन और रोमांटिक्स की एक्सटेंशन है। और वाल्टर डे ला मेयर में आप देख रहे हैं टार्टरी पोइम हुई है, इसमें सारी इमेजिनेशन में जाना, और बिल्कुल हमें लगता है कि ये रोमांटिक पोइट्स ही लगते हैं, मॉडर्न एज में रोमांटिक पोइट्स लगते हैं। सो विक्टोरियन वर्सेस हम इमेजिस्ट हम देखते हैं, तो इन्होंने बिल्कुल ही कहा कि इन्होंने जॉर्जियंस ने तो इतनी मुखालफत ही नहीं की, तो हम करते हैं। देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंट बात है, क्या विक्टोरियन और इमेजिस्ट में क्या डिफरेंस आपको नजर आता है। The poetic revolution engineered by the imagists, which began in the years immediately preceding the First World War, and which was both produced and further encouraged by the T.S. Eliot's The Waste Land, preferred the older tradition in English poetry to the Victorian romantic tradition. क्योंकि इमेजिस्ट ने अब एक रिवोल्ट किया, और ग्रेजुअली जो है इनके यहाँ हमें जो पोइट्री मिलती है वो डिफरेंट पोइट्री हमें मिलती है विक्टोरियंस के। द रोमांटिक एंड द विक्टोरियंस पोएट ट्राई टू एक्सप्रेस देयर पर्सनैलिटीज इन देयर पोएम्स। फॉर देम पोएट्री वाज अ मीन्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड दे अपील टू द कल्टिवेटेड सेंसिबिलिटीज ऑफ देयर रीडर। They treated of the themes dealing with their personal hopes and fears, and often indulged in the emotions of nostalgia and self-pity. तो बिल्कुल सिंपल है, इसलिए इसकी इतनी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। सो फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन जो हमें इमेजिस्ट यहाँ नजर आती है, इमेजिस्ट स्पेशल जो बात है, और ये हमें मेटाफिजिकल पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट के करीब लेके जाएगी। मेटाफिजिकल, the imagists believe that the function of the poetry is not self-expression but the proper fusion of meaning in language. According to them, poems are works of art. इनके यहाँ क्या था कि poem एक work of art है, separate to the artist है, और इसमें होता क्या है कि फ्यूजन होता है थॉट का और इमोशन का, and not pieces of the emotional autobiography of the theatrical prophecy, क्योंकि ये कोई इमोशनल ऑटोबायोग्राफी नहीं है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ थॉट नहीं है, जिसका दूसरा नाम इन्होंने रख दिया इमोशनल ऑटोबायोग्राफी और द रैट्रिकल प्रोफेसी, जो शैली के अंदर हमें मिलती है रैट्रिकल प्रोफेसी, और इमोशनल ऑटोबायोग्राफी जो है वर्ड्सवर्थ की। रादर दे कंसिडर द पोएम एज ए वर्क ऑफ आर्ट, एज द पर्पस ऑफ द पोएट्री इज द एक्सप्लोरेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, एक्सपीरियंस करना है और एक्सप्लोर करना है। द पोएट मस्ट स्ट्राइव आफ्टर अ काइंड ऑफ पोएटिक स्टेटमेंट व्हिच इज बोथ प्रिसाइज एंड पैशनेट, प्रोफाउंडली फेल्ट एंड डेस्परेटली एक्यूरेट, इवन इफ इट मींस द ट्विस्टिंग ऑफ द लैंग्वेज इनटू अ न्यू शेप। कि पर्पस क्या है पोएट्री का? एक्सप्लोर करना और एक्सपीरियंस करना, और फिर पोएट को चाहिए कि वो एक अल्टीमेटली पोएटिक स्टेटमेंट बनाने में कामयाब हो।
यानी जैसे आर्टिस्ट जो है ना, जैसे बड़े ही मेहनत से जो है ना वो लकड़ी को काट कर चेयर बनाता है, तो चेयर कहाँ और ट्री कहाँ, ठीक है, ट्री में से चेयर निकालता है वो, या टेबल बनाता है या कोई फर्नीचर का पीस बनाता है, तो वो कितनी मेहनत से उसको तराशता है, जोड़ता है, फिर पेंट करता है, फिर उसको सजाता है, और अल्टीमेटली वो एक प्रोडक्ट, एक पीस ऑफ आर्ट आपके सामने तैयार हो जाता है। इसी तरह जो पोइट है उसने भी पोइटिक स्टेटमेंट तक पहुंचना है, जो प्रिसाइज होनी चाहिए और पैशनेट होनी चाहिए, प्रोफाउंड होनी चाहिए, ठीक है, एक्यूरेट होनी चाहिए, कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज नहीं होनी चाहिए फजूल। जैसे चेयर में वो सारी वो पीसेस उतार दिए जाते हैं और पार्टिकुलर पीस ही आपके सामने आ जाते हैं। देयर मस्ट बी ए फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन विच इज फाउंड अमंग द मेटाफिजिकल पोएट्स ऑफ द 17th सेंचुरी। बिल्कुल ये एडमायर कर रहे थे जो इमेजेस थे, वो किसको एडमायर कर रहे थे, मेटाफिजिकल पोएट्स कि जिस तरह बिल्कुल उन्होंने फ्यूजन किया था, तो कि ना सिर्फ ये कि पोएट्री थॉट रह जाए, ना ही सिर्फ इमोशनल आउटबस्ट हो जाए, बल्कि ये असल में फ्यूजन होना चाहिए थॉट का और इमोशन, जैसे कि मेटाफिजिकल पोएट्स डन ने, जैसा कि डन ने किया था, ठीक है, तो उसको एक नए स्टाइल में उन्होंने उठाया। सो पोएट को ये कहते थे एज एन एक्सप्लोरर ऑफ एक्सपीरियंसेस। द इमेजेस डिड नॉट लुक अपॉन द पोएट एज अ स्वीट सिंगर। तो इनके लिए वाल्टर डिला मेयर की तरह नहीं पोएट्री, या हाउसमैन की तरह नहीं, या हॉपकिन की तरह भी नहीं, जो आप या जितने भी रोमांटिक्स, एज ए स्वीट सिंगर, दे आर द स्वीट सिंगर ऑफ नेचर, ब्यूटी एडमायरर है, whose function was to render in sweet words and the conventional imagery some personal emotions, कि बस कन्वेंशनल इमेजेस लेकर हमने फितरत की तारीफ करनी और गीत गाने कि व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड है हमारे पास, और अपने जज्बात का एक इजहार करना। दिस कॉन्सेप्ट बिलोंग्स टू द रोमांटिक्स बेसिकली, बट ही वाज द एक्सप्लोरर ऑफ एक्सपीरियंस। इनके यहाँ क्या था कि पोएट एक्सप्लोरर ऑफ एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो कोई स्वीट महज एक स्वीट सिंगर नहीं होगा। Therefore, he must use the language in order to build up rich patterns of meaning. लिहाजा वो लैंग्वेज को एक्सपेरिमेंटल वे में यूज करेगा, पैटर्न ऑफ मीनिंग क्रिएट करेगा। ये आउट बस्ट नहीं होगा बस आपको जो अच्छा लगा आपने कहा। Use the language in order to build up rich patterns of meaning which required very close attention before they were communicated. ये नहीं कि स्पॉन्टेनियस आउटफ्लो कर दिया, नहीं, बल्कि क्लोज अटेंशन के साथ, इससे पहले कि बताया जाए, पोएम लिखकर लोगों के साथ शेयर की जाए, पोएम को ध्यान से कंस्ट्रक्ट करना होगा। The new movement began with the revolt against every kind of sweet verbal impression and the romantic egotism. ठीक है, ना तो ये कहते थे कि पर्सनल ईगो की रिप्रेजेंटेशन है पोएम, और ना ही जो है ये वर्बल एक्सप्रेशन है महज, which persisted throughout the 19th century। पहले जो कुछ होता रहा, अब क्या है असल में पोएट्री जो है ना वो फ्यूजन ऑफ थॉट एंड पैशन होगा, और पोएम जो है एक वर्क ऑफ आर्ट होगी, जो मेहनत से वो बनेगी, जहाँ रीजन और पैशन मिक्स होंगे, और पोएट जो है एक्सप्लोरर ऑफ एक्सपीरियंस है, बेसिकली उसने अपना तजुर्बा शेयर करना है जो उसने एक्सप्लोर किया। सो हु वाज द फादर ऑफ इमेजिज्म? इट्स ओरिजिनेटर टी.ई. ह्यूम। टी.ई. ह्यूम को H-U-L-M-E, Hume, who was killed in the war in 1917 में उनकी डेथ हो गई थी, although उन्होंने इसको ओरिजिनेट किया था। In an article which he wrote in 1909, declared his preference for the precise and disciplined classicism to sloppy romanticism। अगर आप देखा जाए, गौर किया जाए, तो आपको ये लग रहा होगा कि अगर पोइट्री रीजन से बनेगी तो ये तो क्लासिज्म हो गया। तो बिल्कुल किसी हद तक आप करीब करीब हम पहुंच जाते हैं। पुरानी डेफिनेशन में अगर इनको देखें, पुराने लेंस से अगर मॉडर्न इस इमेजिज्म को समझने की कोशिश करें, सिंबलिज्म इमेजिज्म ये इकट्ठे चल रहे हैं तकरीबन, तो ये कह रहा है कि डिसिप्लिन्ड क्लासिज्म इज बेटर देन द स्लोपी रोमांटिसिज्म। तो क्लासिकल एक आउटलुक है, नजरिया वही क्लासिकल एक नई फॉर्म में आ गया, क्लासिकल नजरिया। टी हुम ने इसको इस पर ये बात की थी, आल्दो उनकी अर्ली डेथ हो गई, और उनके जो दूसरे साथी हैं फिर उन्होंने इस काम को आगे चलाया, और उनके बहुत क्लोज फ्रेंड थे एजरा पाउंड।
So he was considered an aesthetic philosopher and a father of imagism. देखा जाए तो ये एक फिलोसफर भी थे, इन्होंने फिलोसफी की बुक भी लिखी थी उन्होंने, और पोइट्री भी की है, और इनका जो काम है वो इमेजिज्म को डिस्क्राइब करता है, और इनको कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ इमेजिज्म. He, with the help of Ezra Pound, who had come from America, founded the movement called Imagism. इन्होंने इस मूवमेंट की बुनियाद रखी, बकायदा एक तहरीक की जिसका नाम रखा इमेजिज्म. और वो एजरा पाउंड जो अमेरिका से आए थे, इनके दोस्त थे, और इन दोनों ने नए नजरियात को, एक शायरी के नए जो तस्वुरात थे उनको एक तहरीक का नाम दिया, और कहा कि जो है ना ये इमेजिज्म होगा, जो हम कह रहे हैं वो इमेजिज्म, यानी पोइट्री जो वर्क ऑफ आर्ट होगी. वी विल क्रिएट अ इमेज थ्रू वर्ड्स, कि हम बिल्कुल जैसे आर्ट में एक तस्वीर बनाई जाती है, पेंटर जो कलर से एक तस्वीर पेंट करता है, तो हम लफ्जों से पिक्चर क्रिएट करेंगे. और जैसे आर्टिस्ट कोई कलर फजूल तो नहीं यूज करता, हर चीज रेलेवेंट होती है और प्रिसाइज होती है. उसी तरह से प्रिसाइज, रेलेवेंट, सोच समझ कर कंस्ट्रक्टेड होगी मेहनत के साथ. Defining the imagist, Pound wrote in 1912, they are in opposition to the numerous and the unassembled writers who busy themselves with dull and interminable fusion. एजरा पाउंड ने भी तनकीद का निशाना बनाया, खासतौर पे जो वो ग्रुप है जो भी हमने पहले पढ़ा है, कि जो अनअसेंबल्ड ग्रुप है राइटर्स का, उन्होंने कहा कि ये डल किस्म का, फ्यूसिव किस्म का काम है. Giving a fuller statement of the aims of the Imagist movement, F.S. Flint pointed out in 1930 that 3 rules of the Imagist observes were. तो इनके एक और साथी जो F.S. Flint, उन्होंने 1913 में बात की 3 रूल्स की. डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द थिंग, ठीक है, एक बात होगी कि डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द थिंग, टू यूज एब्सोल्युटली नो वर्ड दैट डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द प्रेजेंटेशन. डायरेक्ट स्टेटमेंट और कोई एक्स्ट्रा सुपरफ्लुअस वर्ड नहीं होगा. मिनिमम वर्ड में बात की जाएगी, मिनिमम वर्ड के, सिंपल होगी, डायरेक्ट होगी, मिनिमम वर्ड्स यूज होंगे. टू कंपोज इन सीक्वेंस ऑफ द म्यूजिकल फ्रेज, नॉट इन सीक्वेंस ऑफ द मेट्रोनोम. कि मेट्रोनोम को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि म्यूजिक के सीक्वेंस को थोड़ा सा फॉलो करेंगे. So metronome को a device used by the musician that marks time at a selected rate by giving a regularity. तो मेट्रोनोम असल में वो एक डिवाइस है यूज बाय द म्यूजिशियन, जो मार्क करते हैं टाइम को, निशान लगाते हैं, जो राइटिंग होती है, म्यूजिकल राइटिंग होती है इसके ऊपर. तो ये इनके 3 रूल्स की भी बात एक तरफ से हमारे सामने आती है. उसके बाद हमारे पास आते हैं एजरा पाउंड, जो इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइट्स, द इमेजिस्ट. हम बात करेंगे, अभी तक हम इमेजिज्म के बैकग्राउंड को समझा हमने, और अब हम जाएंगे कुछ पोइट्स और उनकी पोइट्री को देखते हैं. लेकिन हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी क्योंकि टाइम ऊपर आ रहा है कि ये खत्म हो सकता है किसी भी लेवल. ओके बच्चों, तो हम जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं. आई टॉपिक बेशक थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन सिट बैक, रिलैक्स, लिसन आप कर रहे हैं, लेक्चर तो मैं दे रहा हूँ. सो इमेजिस्ट को हमने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया कि बेसिक इमेजिज्म किसने स्टार्ट किया, हु वाज द फादर ऑफ इमेजिज्म, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द आर्ट क्या है, किस तरह से विक्टोरियन से अलग है, और क्या वो कह रहे हैं कि बिल्कुल इसका ताल्लुक इमेज वर्ड से भी है, ये नहीं इसमें निकलता, आल्दो एक टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग है, ऐड होंगे उसके साथ. तो इमेज, जैसे कि इमेज कहते हैं ना, वर्ड्स के जरिए से पिक्चर करना, ठीक है, उसको इमेज कहते हैं. तो ये वर्ड्स में पिक्चर क्रिएट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन उसके कुछ एक्सटेंडेड मीनिंग भी है. सो इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑथर, आल्दो इनके जो फाउंडर हैं, वो जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी, एजरा पाउंड के दोस्त हैं जो यूं, उनकी तो अनफॉर्चुनेटली जल्दी डेथ हो गई, और फिर एजरा पाउंड जो इसको आगे लेके चल. ही वाज एन एक्सपैट्रिएट अमेरिकन पोएट and critic living in England उस टाइम पे. A major figure in the early modernist poetry movement. His works include Repost, 1912 में इनका बड़ा काम है. Repost जो है, Repost एक्चुअली कहते हैं जो आप
रिएक्शन देते हैं टुवर्ड्स क्रिटिसिज्म, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म को एक एप्ट रिप्लाई जो है इसको कहते हैं। उसके बाद है ह्यूज सलिवन मार्बरली, इनके अदर वर्क्स हैं 800 पेज एपिक पोएम, इमेजिन इट, द कैंटोस, काफी लंबी पोएम लिखी है उन्होंने 17 से 1962 तक जो है उसको वो करते रहे होंगे उसको फॉर्म। 800 पेजेस की ये पोएम है, एपिक पोएम, द कैंटोस उन्होंने लिखी, एजरा पॉन्ड। ये एजरा पॉन्ड वही है जिनकी एक डेफिनेशन मैंने आपको एक दफा बताई थी अबाउट लिटरेचर, ही सेज लिटरेचर इज अ न्यूज़ व्हिच स्टेज न्यूज़, लिटरेचर इज न्यूज़ दैट स्टेज न्यूज़। So Pound emphasized that imagists should use no superfluous word. अब ये emphasize करते हैं इस बात को कि कोई भी extra word नहीं होना चाहिए, simply run on line एक word की series होनी चाहिए, ultimately जो एक picture create करें minimum words के अंदर, no superfluous word, no adjective which does not reveal something. ये नहीं कि बिल्कुल एडजेक्टिव हो ही ना, वो तो जाहिर हो नहीं सकता, एडजेक्टिव बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वही तो डिस्क्राइब करते हैं चीजों को। ऐसा एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए जिसका कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, एंड दे शुड अवॉइड एब्स्ट्रैक्शन। सिंपली एक पिक्चर जो है उन्होंने क्रिएट करनी, एब्स्ट्रैक्ट ना लेके जाए कि उसके मीनिंग निकालना पड़े, बल्कि एंड ऑफ द पोएम एक माइंड में एक पिक्चर जनरेट हो जानी चाहिए। The Imagist movement spread in England and America, and it was helped by the 17th century metaphysical poetry and the 19th century symbolists who contributed their techniques and attitudes to the revolution. तो metaphysical poetry और symbolists समझें collaborate हो जाते हैं यहाँ पे, और इन्होंने learn किया है metaphysical poetry के साथ बहुत कुछ, although बिल्कुल exactly metaphysical poetry नहीं है, ये आप ज़हन में रखिएगा, वो basic idea वहाँ से derive किया गया के, और क्लासिकल किसी हद तक कॉन्सेप्ट है, रोमांटिक उस तरह से कॉन्सेप्ट है। द लीडर ऑफ द इमेजिस्ट वाज एजरा पाउंड, लीड कर रहे थे, इनके फाउंडर अलग हैं, फादर अलग हैं, लीडर अलग हैं। द अदर पोएट्स हु वर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप वर एफ.एस. फ्लिंट, जिनके 3 रूल्स की भी हमने अभी बात की है, फ्लिंट की, रिचर्ड एल्डिंगटन, एफ.एम. हुफर, जेम्स जॉयस, जो एज ए नॉवेलिस्ट, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, या यूलिसिस आपने पढ़ा होगा, वो ज्यादा फेमस है। एलन अबर्ट, एच.डी. यानी हिल्डा डूलिटल, और एमी लॉयल, विलियम कार्लोस विलियम्स, ये इनके फेमस पढ़ा। विलियम कार्लोस विलियम्स को हमने एमफिल में पढ़ा था, मुझे याद है। इंस्टेड ऑफ imitating the English romantics like the Georgians, the images, जैसे जॉर्जियंस ने क्या किया कि वो ज्यादा, आपको महसूस हुआ होगा कि वो ज्यादा विक्टोरियन का, चले रिएक्शन हुआ है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन वो कॉपी जरूर कर रहे थे रोमांटिक्स। Images attempted to reproduce the qualities of the ancient Greek and Chinese poetry. इन्होंने ग्रीक पोइट्री, चाइनीज पोइट्री को भी जो है अपने काम में लेके आया, और मेटाफिजिकल, अगर इंग्लिश में देखा जाए तो मेटाफिजिकल, और बहुत पीछे पे ग्रीक पोइट्री की तरफ जाएंगे, और उस साथ साथ चाइनीज पोइट्री पहली बार जो है इंग्लिश पोइट्री पर अपना असर डालती है। They aimed at hard, clear, brilliant effects instead of the soft, dreamy vagueness of the English 19th century. 19th century की जो रोमांटिक कॉन्सेप्ट है ना, ड्रीमी और सॉफ्ट, एक और दुनिया की जो बात करना है, उनका हार्ड, क्लियर, ब्रिलियंट और मिनिमम वर्ड्स में पिक्चर, और सिंपल वो पिक्चर जो क्रिएट होगी वर्ड्स के अंदर, या फ्यूजन होगा थॉट और पैशन का। एम्स जो है क्या है, जैसे मैनिफेस्टो में हमने पढ़ा था, वर्ड्सवर्थ के ये बताया जब लिरिकल बैलेड्स के प्रेफेस को उन्होंने कंपोज किया। देयर एम्स व्हिच वर एक्सप्रेस इन द इंट्रोडक्शन टू द सम इमेजिस्ट पोएट्स, एक वर्क है इंट्रोडक्शन, उसके बताते हैं उनके एम्स के बारे में। सम इमेजिस्ट पोएट्स 1915 में पब्लिश होता है, कैन बी समराइज्ड एज टू यूज द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन स्पीच, एक इनका एम ये बना, बट टू एम्प्लॉय ऑलवेज द एग्जैक्ट वर्ड, एक तो बिल्कुल कॉमन स्पीच यूज करेंगे, कॉमन डे टू डे लैंग्वेज जो है वो ही, यहाँ पे आप सिमिलर देख रहे होंगे वर्ड्सवर्थ के साथ। नॉट द नियरली एग्जैक्ट, नॉट द मियरली डेकोरेटिव वर्ड, ठीक है, बहुत ज्यादा डेकोरेटिव भी नहीं होंगे, ना ही एग्जैक्ट कॉमन होंगे, लेकिन
close to common. To produce poetry that is hard and clear and not deal in vague generalities, however magnificent and sonorous. तो क्लियर होगी, बिल्कुल हार्ड क्लियर इमेज होगा एक, ना कि एक वेग जो है एक ड्रीमी वर्ल्ड में. टू क्रिएट न्यू रिदम्स, नॉट टू कॉपी ओल्ड रिदम्स विच मियरली एको ओल्ड वंस. और तीसरा इनका एम था कि न्यू रिदम्स भी क्रिएट किए जाए और ओल्ड रिदम्स से ज़ाहिर बगावत की जाए. जो पुराना स्टाइल है, स्टाइल में भी तब्दीली लाई जाए, रिदम में भी तब्दीली लाई जाए, और ये कि कॉमन लैंग्वेज यूज की जाए. The images were greatly influenced by the poetry of the J.M. Hopkins, which appeared in 1911, 30 years after the death of the poet. तो हॉपकिन का जो काम है उसको भी एडमायर करते हैं, और जिसे ब्रिजेस आपको पता है वो सामने लेके आता है, और जहाँ पे वो मेट्रिकल इनोवेशन उसने की है, स्प्रंग रिदम की जो हमने बात पढ़ी थी, तो वो ये चीज कहते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज है. और जहाँ तक रिदम की ताल्लुक है तो वो हॉपकिन के नजरिए को ये अडॉप्ट करते हैं. यानी मेट्रिकल इनोवेशन होगी, जैसे कि स्प्रंग रिदम वाला कॉन्सेप्ट है उसको हम मिलाएंगे, लैंग्वेज सिंपल यूज करेंगे, लेकिन उस हैंडल जो है ना उसको करेंगे, फ्यूजन करेंगे, वर्क ऑफ आर्ट प्रोड्यूस करेंगे. यानी क्लासिकल डोमिनेट कॉन्सेप्ट हो जाएगा. किस तरह मिक्स कर रहे हैं सारी चीजों को आप देख रहे हैं. Protect culture. It was the complete absence of any sign of laxness in Hopkins' poetry, the clear signs of the words and the rhythms which were perfectly controlled by the poet to produce the desired effect, with no dependence on all the general poetic feeling, which made an immediate appeal to the new poets. जो वर्क है ना हॉपकिंस का, उसकी जो थीम की हैंडलिंग है, उनका जो प्रिसाइज वे में मिनिमम वर्ड्स में एक जो है न्यू मेट्रिकल इनोवेशन के साथ पोएम को क्रिएट करना है, दैट वाज अपीलिंग फॉर द न्यू पोएट्स. They gave up the old pretense that humanity was steadily progressive towards a millennium. Instead, they recognized, और ये कॉन्सेप्ट एज फार एज फिलोसफिकल एंगल इनकी पोइट्री का है, तो ये सोचना है कि ह्यूमैनिटी जो प्रोग्रेस कर रही है, ये इन्होंने उसको रोक दिया कि ह्यूमैनिटी जो है ना वो प्रोग्रेस नहीं कर रही, ग्रेजुअली हमारा कल्चर बेहतर नहीं हो रहा. इंस्टेड दे रिकॉग्नाइज दैट द न्यू डार्क एज ऑफ द बार्बरिज्म एंड वल्गैरिटी, ये जो मॉडर्न एज है, दिस इज अ न्यू डार्क एज ऑफ बार्बरिज्म एंड वल्गैरिटी. इट इज द ड्यूटी ऑफ द एनलाइटेंड फ्यू टू प्रोटेक्ट कल्चर एंड एस्केप द स्पिरिचुअल डिग्रेडेशन ऑफ द कमर्शियलाइज्ड वर्ल्ड. ये मॉडर्न वर्ल्ड जो कि कमर्शियलाइज्ड एक वर्ल्ड थी, जहाँ पे एक मटेरियलाइज वर्ल्ड थी, साइंस डेवलप हो रही थी, मैटर मटेरियल रिसोर्सेज बढ़ रहे थे, लेकिन नेचुरल जो है वो चीजें डिस्ट्रॉय भी हो रही थी. तो इन्होंने सोचा कि ये जो हम समझते हैं कि एवोल्यूशन आ रहा है, ह्यूमैनिटी ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर रही है, तो इनको ये ख्याल आया कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर कल्चर. दिस इज द न्यू एज ऑफ बार्बरिज्म एंड वल्गैरिटी. तो हमें कल्चर के साथ जुड़ना चाहिए, प्रोटेक्ट. दे अपोज द रोमांटिक व्यू. ठीक है, अब नेचर का उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है जो रोमांटिक था. They opposed the romantic view of man as an infinite reservoir of possibilities. They looked upon him as a very imperfect creature. रोमांटिक्स का तो व्यू था ना कि ह्यूमैनिटी जो इन्फिनिट इनर जो वर्ल्ड है ना, वो इन्फिनिट, वहां पे पॉसिबिलिटीज मौजूद है. बट दे लुक अपॉन हिम एज मॉडर्न मैन की तरह. कैसे देखा? वेरी इम्परफेक्ट क्रीचर, इंट्रिंसिकली लिमिटेड बट डिसिप्लिन्ड बाय ऑर्डर. ये लिमिटेड है और इसको डिसिप्लिन से किया जाता है, ऑर्डर के जरिए से डिसिप्लिन किया जा सकता है. अनलाइक द रोमांटिक्स रिकॉर्डेड द वर्ल्ड एज ए ग्लोरियस प्लेस. रोमांटिक्स का नजरिया ये क्या था? द वर्ल्ड जो है ना ग्लोरियस प्लेस है, नेचर बेनेवलेंट है और बड़ी जबरदस्त जगह है, विच मैन वाज नेचुरली इन हार्मनी. द इमेजेस रिगार्डेड इट एज ए लैंडस्केप विद ओकेजनल ओसिस. कहीं के ओसिस कहते हैं दरमियान में सहरा में जो थोड़ी सी जगह होती है आराम से, उनकी हरियाली की जो थोड़ी सी जगह होती है जहाँ पानी होता है, उसको ओसिस कहते हैं. तो वो कहते हैं कि लैंडस्केप विद ओकेजनल ओसिस. ओवरऑल ये एक बैरन है, बट मेनली डेजर्ट ऑफ डर्ट, एश पिट्स ऑफ द कॉस्मोस, क्रॉस ऑन एस्पिट्स. तो मोस्टली ये डर्ट और डेजर्ट और एक बैड प्लेस है वर्ल्ड जो है. ये कोई इंसान के साथ हारमोनियस नहीं है, बल्कि हर टाइम इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है. So Ezra Pound is a poet of the real originality, but
Ease is too much and rather undigested learning, which he tries to introduce in his poems, makes them difficult to understand and also gives them an air of pedantry. उन पर critics तनकीद भी करते हैं कि खुद ये दावा कर रहे हैं सिंपल लैंग्वेज का, पर इन्होंने कई दफा अपनी जो जो लर्निंग है वो अपनी शो की है उसके अंदर मेटाफिजिकल पोइट्स की तरह, जिससे इनकी पोइट्री जो है वो डिफिकल्ट हुई है। उसके बाद हमारे पास एक पोइट जो हमने पहले भी इनका एक जिक्र किया था कहीं पे, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस का, D.H. लॉरेंस एज ए जो कि नॉवेलिस्ट आप इनको जानते हैं। The most important writer who, in spite of his being not a regular member of their group, was directly connected with the Imagist was David Herbert Lawrence. He contributed both to the Georgian poetry and the Imagist anthologies. तो हर्बर्ट लॉरेंस को हमने जॉर्जियन में नाम लिया था, लेकिन उसके बारे में कोई बात इसलिए नहीं की थी क्योंकि ये परमानेंट मेंबर नहीं है, ये जॉर्जियंस के साथ भी थे और बाद में इमेजेस के साथ भी हो लिए। दोनों एंथोलॉजीज में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। Most of his mature poetry deals with the theme of duel of sex, a conflict of love and hate between man and wife, and expresses an annihilation of the ego and a sort of mystical rebirth or regeneration. Here के ज्यादा theme है ये जो conflict of love और duality of the sex और इस तरह के relationship है। His most remarkable poem, Manifesto, आप एक ज़हन में रख लें, मैनिफेस्टो जो पोएम है, ends with the beautiful description of the universe where all human beings have completely realized their individualities. The poems which he wrote in the last year of his life when he was dying of consumption, इनको भी टीबी का इशू था, deal with the theme of death and eternity. Lawrence did a lot in rebuilding English poetry. उन्होंने एज ए पोएट भी काम किया। मैनिफेस्टो इनकी पोएम है, इनके ये कुछ थीम आपके सामने, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लव और सेक्स जो है बिटवीन मैन एंड वाइफ जो रिलेशनशिप है, और मिस्टिकल जो रीबर्थ रीजनरेशन है इंसान की, उसके ऊपर ये बात करते हैं और ये दोनों ग्रुप्स के साथ एसोसिएट करते हैं। और फेमस तो एज ए नॉवेलिस्ट हुए थे, लेकिन एज ए पोइट भी इनका नाम है D.H. लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। तो ये क्योंकि दोनों ग्रुप्स के साथ इसलिए हमने इनको एंड पे डिस्कस किया। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है एंड होता है। तो पार्ट थर्ड हम पढ़ेंगे ट्रेंच पोइट्स, लेकिन वो यकीनन आज नहीं पढ़ेंगे, वो सेपरेट पार्ट हमें उसके लिए बनाना पड़ेगा।